गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। इसका पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 7 का नाम था एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। तो ये पार्ट 2 है बच्चों, शुरू करते हैं इसमें। पार्ट 2 का पहला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द सुल्तान्स एंड द रायास। सुल्तान थे दक्षिण में गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तान थे, और रायास कौन थे? विजयनगर के जो रूलर्स थे वो रायास थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द सुल्तान वर द रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर इन द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565। तो सुल्तान ही वो कारण थे विजयनगर के विनाश के या उसको नष्ट होने के, जो कि 1565 में 1565 में जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तालीकोटा की, उसमें 3 राज्यों के जो सुल्तान थे, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, तीनों के सुल्तान ने मिलकर विजयनगर एम्पायर के शासकों को हराया था बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई में, जो कि 1565 में हुई थी। बट द रिलेशनशिप बिटवीन द सुल्तान्स एंड द रायास वाज नॉट ऑलवेज हॉस्टाइल इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। देखिए, लेकिन उनके बीच में आपस में झगड़ा हमेशा से नहीं होता था। ठीक है, हमेशा से मतलब शत्रुतापूर्ण उनमें रिलेशन नहीं थे। इंस्पायर्ड मतलब इसके बावजूद, मतलब ऑफ रिलीजियस डिफरेंस, धार्मिक उनमें अंतर होने के बावजूद, कि रायास जो थे वो हिंदू थे और जो सुल्तान जो थे वो मुस्लिम थे, तो उनमें धार्मिक मतभेद या धार्मिक अंतर होने के बावजूद उनके बीच में हमेशा कभी शत्रुतापूर्ण जो संबंध थे वो नहीं रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में देखें तो कृष्णदेवराय सपोर्टेड सम क्लेमेंट्स टू पावर इन द सल्तनट्स एंड टुक प्राइड इन द टाइटल एस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। मतलब उदाहरण के रूप में हम देखें तो कृष्णदेवराय ने सल्तनत में सत्ता के दावेदारों का समर्थन किया था। ठीक है, और एक शीर्षक या टाइटल भी उसने ग्रहण किया था जिसका नाम था एस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम, मतलब यवन राज्य का संस्थापक। तो ये टाइटल कृष्णदेवराय ने ग्रहण किया था। सिमिलरली द सुल्तान ऑफ बीजापुर इंटरवेंड इन द अटेम्प्ट टू रिसॉल्व द सक्सेशन डिस्प्यूट इन विजयनगर फॉलोइंग द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय। उसी तरह से कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी विजयनगर में उत्तराधिकार से संबंधित जो झगड़ा था या मामला था उसको सुलझाने की कोशिश की थी बीजापुर के सुल्तान ने, जब कृष्णदेवराय की डेथ हो गई थी उसके बाद में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के अनुसार द विजयनगर किंग्स वर कीन टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ सल्तनट्स एंड वाइस वर्सा। मतलब इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर के राजा चाहते थे कि जो सल्तनत है वो स्टेबल रहे, मतलब उस सल्तनत में पतन ना हो, उसकी गिरावट नहीं हो या सल्तनत नष्ट ना हो। उसी तरह सल्तनत के शासक भी ये चाहते थे कि विजयनगर का जो साम्राज्य है वो बरकरार रहे, वो भी नष्ट ना हो। बट ड्यू टू द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ राम राय, लेकिन जो राम राय जो था वहाँ विजयनगर का जो मुख्यमंत्री था, चीफ मिनिस्टर जो था, उसकी जो साहसिक जो पॉलिसीज़ थी, नीतियाँ थी या जोखिम भरी जो नीतियाँ थी, उसकी वजह से एंड हिज अटेम्प्ट टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट अनदर, और जो उसने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान करने के जो प्रयास किया, यह उसी के खिलाफ उल्टी साबित हुई। द सुल्तान केम टुगेदर एंड डिफीटेड हिम डिसिसिवली। तो मतलब उसकी जो नीति थी कि एक सुल्तान को भड़का के दूसरे सुल्तान के खिलाफ कर देगा, यह उसी के खिलाफ साबित हुई, और तीनों सुल्तान एक साथ आ गए और तीनों ने मिलकर विजयनगर के जो मुख्यमंत्री था उसको बैटल ऑफ तालीकोटा में बहुत मतलब निर्णायक रूप से हरा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है द नायकास इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नायक। इन द विजयनगर एम्पायर द नायकास वर मिलिट्री चीफ्स हु एक्सरसाइज्ड पावर
एंड कंट्रोल्ड फोर्ट्स एंड हैड आर्म्ड सपोर्टर्स। तो विजयनगर साम्राज्य में नायक जो थे वो मिलिट्री चीफ्स होते थे, मतलब सेना प्रमुख होते थे, जो बड़े शक्तिशाली भी होते थे और उनके पास खुद के पास सशस्त्र समर्थक भी होते थे। These chiefs often moved from one place to another and many times were accompanied by peasants looking for fertile land in order to settle। मतलब ये जो सेना प्रमुख होते जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह तक पर घूमते रहते थे और कभी कभी उनके साथ वो किसानों को भी ले जाते थे ताकि वो जहाँ भी फर्टाइल लैंड या उपजाऊ ज़मीन उनको मिल जाए वहीं पे वो सेटल होने की बसने की कोशिश करते थे। द नायकास स्पोक तेलुगु और कन्नड़। जो नायक थे वो तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। मैनी नायकास वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग्स ऑफ विजयनगर। बहुत सारे जो नायक थे वो सीधे तौर पर विजयनगर के शासक के या राजा के नियंत्रण में रहते थे। बट ऑफन रिबेल्ड एंड फेस्ड मिलिट्री एक्शन बाय द किंग्स। लेकिन अक्सर वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे और बाद में राजा उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करता था। अब नेक्स्ट टॉपिक है द अमर नायक सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। द अमर नायका सिस्टम वाज ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो जो अमर नायक जो प्रणाली है वो है विजयनगर साम्राज्य की बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज साबित हुई है। मोस्ट प्रोबेबली मैनी फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वर डिराइव्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब इसमें संभवतः बहुत सारी जो फीचर्स या इसकी विशेषताएं हैं वो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से ली गई है या उससे पैदा की गई, उससे ली गई है या उससे उत्पन्न हुई है। द अमर नायकाज वर मिलिट्री कमांडर्स। अमर नायका जो थे वो सैन्य कमांडर या सैनिक जो सेनापति होते थे, सैनिक कमांडर थे। दे वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रायास। मतलब राया के द्वारा, विजयनगर के राजाओं द्वारा उनको टेरिटरीज, कुछ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र दे दिया जाता था रूल करने के लिए। ठीक है। Their duty was to collect taxes and other dues from peasants, craftsmen and traders in the area। अब जिस एरिया पे वो रूल करते थे उस एरिया में वो कलेक्ट करते थे, क्या, टैक्स कलेक्ट करते थे। एक तो कर संग्रह करते थे, इसके अलावा दूसरे ड्यू, दूसरे बकाया जो भी राशि थी वो भी लेते थे। किन से लेते थे? पीजेंट्स से, किसानों से लेते थे। क्राफ्ट्समैन से, मतलब शिल्पकर्मी जो भी क्राफ्ट का काम करते थे लोग, उनसे। और इसके अलावा ट्रेडर्स से भी, व्यापारियों से भी वो लेते थे जिस एरिया में वो रूल करते थे। ठीक है, वहाँ से। नेक्स्ट, दे केप्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज़। अब जो टैक्स या जो भी वो चीज़ वहाँ उनसे लेते थे उसका कुछ पार्ट वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए रख लेते थे। एंड फॉर मेंटेनिंग ए स्टिपुलेटेड कंटिजेंट ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स। इसके अलावा जो उनके पास कुछ निर्धारित जो टुकड़ी होती थी सैनिकों की, इसके अलावा घोड़ों की और हाथियों के दल की, उनको मेंटेनेंस के लिए भी या उनके रखरखाव के लिए भी वो पैसा यूज करते थे। सम ऑफ द रेवेन्यू वाज आल्सो यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क्स। अब राया जो अमर नायकों को जो पैसा या लगान या टैक्स जो मिलता था उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा वो मंदिरों और सिंचाई के कामों में भी खर्च करने में या उसके रखरखाव में वो पैसा खर्च करते थे। दे सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग्स एनुअली। मतलब हर साल राजा को ट्रिब्यूट मतलब भेंट या उपहार भेजते थे। एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। और कभी कभी वो खुद भी स्वयं भी राजा के कोर्ट में, दरबार में उपस्थित होता था। साथ में वो अपने साथ उपहार भी ले जाता था और अपनी लॉयल्टी मतलब स्वामी भक्ति वो उनको प्रदर्शित करता था, राजा को दिखाता था। किंग्स asserted their control over them by transferring them from one place to another। अब राजा भी उनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। इन कोर्स ऑफ टाइम
दे एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम, और समय के साथ साथ अमर नायकों ने अपने खुद के इंडिपेंडेंट, खुद के स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। दिस वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वीकनिंग एंड डिक्लाइनिंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर, और यह विजयनगर एम्पायर के ख़त्म होने में या उसके पतन होने में सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है कि अमर नायकों ने समय के साथ साथ अपने खुद के स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, जिसकी वजह से विजयनगर जल्दी ही पतन को प्राप्त होता है या उसका पतन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, फीचर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधनों की विशेषताएं। विजयनगर वाज लोकेटेड इन द नेचुरल बेसिन फॉर्म्ड बाय रिवर तुंगभद्रा विच फ्लोड इन द नॉर्थ ईस्टर्नली डायरेक्शन। विजयनगर जो था उसकी जो लोकेशन थी वो एक तरह से नेचुरल बेसिन में स्थित था तुंगभद्रा नदी में, जो कि नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व की दिशा में बहती थी। तो वहाँ मतलब विजयनगर के लिए तुंगभद्रा नदी एक तरह से वरदान थी, जो कि पानी की पूरी ज़रूरत थी उस नदी से उनको पूरी हो जाती थी। लार्ज ग्रेनाइट हिल्स फॉर्म्ड ए गर्डल अराउंड द सिटी, जो बड़ी बड़ी जो ग्रेनाइट की चट्टानें थी और पहाड़ियाँ थी वो शहर को चारों तरफ उसको घेरे हुए थी, उसकी तरफ चारों तरफ करधनी की तरह चारों ओर शहर को घेरे हुए थी। ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लोड फ्रॉम दीज रॉकी आउटक्रॉप्स टू द रिवर, और बड़ी संख्या में जो पानी की धाराएं थी वो इन रॉकी चट्टानों से या ग्रेनाइट की जो पहाड़ियाँ थी उनसे निकलकर नदी में आकर मिलती थी। एम्बार्कमेंट्स वर बिल्ट अलॉन्ग दीज स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वोयर ऑफ डिफरेंट साइज़। अब इस नदी के किनारे बहुत सारे बांध और ये पानी के जो जलाशय थे वो भी बनाए गए थे अलग अलग प्रकार के। सिंस विजयनगर वाज वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन्स ऑफ द पेनिनसुला, elaborate arrangements were made to store rain water to be used in the city। अब जैसे कि मैं पता है कि विजयनगर एक एरिड जोन में एरिड जोन वाला एक राज्य था। एरिड जोन होता है शुष्क, जहाँ पे बारिश कम होती है, तो एरिड जोन में आता था विजयनगर। ठीक है, ये दक्षिण प्रायद्वीप में स्थित था। साउथ के जो पेनिनसुला है दक्षिण प्रायद्वीप, वहाँ पर विजयनगर स्थित था। वहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती थी, इसकी वजह से एलाबोरेट अरेंजमेंट करने पड़ते थे, मतलब बड़े व्यापक प्रबंध करने पड़ते थे पानी के लिए। टू स्टोर रेन वाटर टू बी यूज्ड इन द सिटी, ताकि जो बारिश का पानी आता है थोड़ा बहुत भी उसको स्टोर करके साल भर के लिए उसको संभाल कर स्टोर करके रख सके और उसको शहर के लिए यूज़ किया जा सके। इसके लिए उसकी बहुत व्यापक व्यवस्था की जाती थी। जैसे कि कमलापुरम टैंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैंक बिल्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी। तो जो उस समय विजयनगर में जो महत्वपूर्ण जो टैंक थे उनमें कमलापुरम टैंक सबसे इम्पोर्टेंट था, जो कि 15वीं सदी के शुरुआती सालों में ही बनाया गया था। वाटर फ्रॉम दिस टैंक वाज यूज्ड नॉट ओनली टू इरीगेट द फील्ड्स बट आल्सो टू चैनल वाटर इनटू द रॉयल सेंटर। अब ये जो कमलापुरम टैंक था, इससे जो पानी आता था वो न केवल खेतों में सिंचाई के लिए यूज किया जाता था, बल्कि यहाँ से जो नहरें निकालकर रॉयल सेंटर में भी, जो राजकीय केंद्र थे या शाही जो केंद्र थे, राजाओं का जो महल था उनके आसपास भी इसी चैनल के द्वारा पानी पहुँचाया जाता था। उसी तरह एक कैनाल और थी, द हिरिया कैनाल। एक हिरिया कैनाल और थी। द हिरिया कैनाल वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स। ठीक है, हिरिया कैनाल उस समय में सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना थी। दिस कैनाल ड्रू वाटर फ्रॉम ए डैम बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा। ये जो नहर थी वह एक डैम से पानी लेती थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाया गया था। एंड इरीगेटेड द कल्टिवेटेड फील्ड्स दैट सेपरेटेड द सेक्रेट सेंटर्स फ्रॉम द अर्बन कोर। और फिर वह जो उन जुते गए खेतों की सिंचाई की जाती थी, जो कि सेक्रेट सेंटर को, यानी जो पवित्र केंद्र है, उसको
अर्बन सेंटर से यानी शहरी जो केंद्र है उससे अलग करती थी। दिस कैनाल वाज बिल्ट बाय किंग्स ऑफ द संगम डायनेस्टी। ये जो हिरिया कैनाल जो बनाई गई थी वो संगम वंश के राजाओं द्वारा बनाई गई थी, जो कि पहला वंश था या पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, उसके राजा द्वारा हिरिया कैनाल बनाई गई थी। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी या दुर्गीकरण की विशेषताएं। द अकाउंट्स ऑफ अब्दुल रज्जाक अबाउट द वॉल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में अब्दुल रज्जाक अपने अकाउंट में, अपने वृत्तांत में कुछ बोलता है, विजयनगर एम्पायर की दीवारों के बारे में कुछ लिखता है। वो क्या लिखता है देखिए। अब्दुल रज्जाक वाज एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्सिया टू कालीकट इन द 15th सेंचुरी। अब्दुल रज्जाक एक दूत था, राजदूत था, जो कि पर्सिया के राजा ने भेजा था। पर्सिया मतलब ईरान या फारस, ठीक है, फारस और ईरान पर्सिया का ही नाम है। टू कालीकट मतलब कालीकट भेजा था 15वीं सदी में। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन एंड मैंशनड 7 लाइन्स ऑफ द फोर्ट्स। और वह जो दुर्ग की जो या किले की जो किलेबंदी थी, राजा के महल की या विजयनगर की जो किलेबंदी थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और उसने बताया कि जो किला था विजयनगर का वह 7 लाइन में 7 पंक्तियों से पूरी तरह से किलेबंद था। He says that the fort were encircled not only the city but also its agricultural hinterland and forest। वह कहता है कि जो किला है या जो किले हैं वो केवल शहर को ही घेरे हुए नहीं है, बल्कि इसके जो शहर के बाहर जो एग्रीकल्चर या जो खेती लायक जो ज़मीन है और जंगल है उसको भी वो किलेबंदी के एरिया या किलेबंदी की पंक्तियों द्वारा उसको फोर्टिफाइड या उसको किलेबंदी के द्वारा उसको घेरे हुए हैं। द आउटर मोस्ट वॉल लिंक्ड द हिल्स सराउंडिंग द सिटी। जो सबसे बाहर वाली जो दीवार है वह शहर को चारों ओर से और पहाड़ियों तक पहुंची हुई है, मतलब पहाड़ियों से जुड़ी हुई है और वो शहर को पूरी तरह अपनी ओर घेरी हुई है, चारों तरफ से घेरे हुए है, जो कि पहाड़ियों तक जाती है और पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। द मेसनरी कंस्ट्रक्शन वाज स्लाइटली टेपर्ड। और वहाँ का जो मेसनरी वर्क है, मतलब जो कारीगरी का काम है, वो थोड़ा टेपर्ड है, मतलब सुंडाकार है, उसका शंकुनुमा उसका शेप है। नो मोटार और सीमेंटिंग एजेंट वाज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन। और जो दीवार बनाई थी उसमें किसी भी तरह का चूने या गारे का या सीमेंटिंग एजेंट या सीमेंट जैसी कोई चिपकाने वाली चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड। और जो स्टोन के जो पत्थर के जो शिलाखंड थे वो वेज शेप में थे, मतलब कील के शेप में थी या शंकु के शेप में थी। विच हेल्ड देम इन प्लेस, मतलब जो एक के ऊपर एक रखने से और दो के बीच में एक डालने से एकदम चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, जो बाद में हिलते भी नहीं हैं। द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल्स वाज द अर्थ पैक्ड। अब दीवार का जो अंदरूनी भाग था वो अर्थ पैक्ड था, मतलब दीवार के नीचे मलबे से पूरी तरह पैक था, भरा हुआ था, मतलब दीवार के नीचे पूरी तरह मलबा अच्छे से भरा था, जिससे दीवारें हिल भी नहीं सकती थी। अर्थ पैक्ड विद रबल, ठीक है, जो कि मलबे से भरा हुआ था। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बेस्टियंस प्रोजेक्टेड आउटर वॉर्ड्स, मतलब जो स्क्वायर शेप में, एक तो वर्गाकार में और आयताकार में जो बेस्टियन थे, बुर्ज थे, वो बाहर की ओर निकले हुए थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द विजयनगर फोर्टिफिकेशन वाज इट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स। विजयनगर एम्पायर की या विजयनगर के जो किले थे उसकी दुर्गीकरण की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसमें उन्होंने जो खेती लायक ज़मीन थी या जो खेत थे जहाँ पे फसलें उगाई जाती थी, उनको भी उन्होंने किलेबंदी के अंदर शामिल कर लिया था। बिकॉज द रूलर्स वर वेल प्रिपेयर्ड टू फेस द सीजेस
एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जो रूलर्स थे, राजा थे विजयनगर के, वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर कोई सीजेज या मतलब घेराबंदी होगी, कोई दूसरा राजा आके या दूसरा हमलावर आके उनकी घेराबंदी कर लेगा, तो उनको बहुत समय तक खाने पीने की ज़रूरत, सामान की ज़रूरत पड़ेगी, फसल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वहीं खेतों में उसको उगाकर इसकी भरपाई कर सकते थे। तो विजयनगर के रूलर्स अच्छे से परिचित थे और इसके परिणाम वो अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने खेती लायक जो ज़मीन थी उसको भी उन्होंने जो किलेबंदी की वाला एरिया था उसके अंदर ले लिया। अब्दुल रज़ाक noted that between the first, second and third walls there are cultivated fields, gardens and houses। अब्दुल रज़ाक ने ये भी देखा कि जो पहली, दूसरी और तीसरी दीवारें थी उनके बीच में खेती, जो कल्टीवेटेड फील्ड थी, जुते हुए खेत थे, गार्डन थे, बगीचे थे और घर थे, वो भी आम लोगों के घर थे, वो भी उसके अंदर समावेश थे, जो कि पूरी तरह से किलेबंदी के द्वारा सुरक्षित थे। अब सवाल ये उठता है, वाई द एग्रीकल्चरल लैंड वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरियाज़, कि जो एग्रीकल्चर लैंड्स थे, जो खेती लायक ज़मीन थी, उनको भी उन्होंने फोर्टिफाइड एरिया में या दुर्गीकृत क्षेत्र में क्यों समावेश किया, उसको अंदर क्यों लिया, मतलब दुर्ग क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं लिया। तो इसके कुछ कारण थे। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीजेस वाज टू स्टार्व द डिफेंडर इनटू सबमिशन। तो मध्यकाल के दौरान जो भी व्यक्ति सीज करता था या जो भी हमलावर आके घेराबंदी कर लेता था, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि जो प्रतिपक्ष है, जिसकी घेराबंदी वो कर रहे हैं, उनको भूखे मारना या उनके अनाज ख़त्म कर देना, ताकि वो भूखे मरे और बाद में वो आत्मसमर्पण कर दे उनके सामने। ठीक है। These sieges could continue for months and sometimes even years। और ये जो घेराबंदी होती थी वो कई बार महीनों तक चलती थी और कई बार तो सालों तक चलती थी। Rulers were ready to face it with proper arrangement by buildings large granaries within fortified areas। तो ये रूलर जो थे वो अच्छे से जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो उनको बड़ी परेशानी होगी। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी समस्याओं से का सामना करने के लिए उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया। ठीक है। तो उन्होंने बड़े बड़े मतलब अनाज भंडार बनाए, अन्नागार बनाए, जो कि फोर्टिफाइड एरिया में ही थे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स थे उनको भी फोर्टिफाइड एरिया में ही शामिल कर लिया। द रूलर्स ऑफ विजयनगर अडॉप्टेड ए मोर एक्सपेंसिव एंड elaborate method of protecting the agricultural belt itself by incorporating agricultural tracts in the fort। तो विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने और ज़्यादा महंगी और व्यापक नीति अपनाई। उन्होंने केवल लार्ज ग्रेनरी ही या बड़े विशाल अन्नागार ही नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने ये तरीका अपनाया कि जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स या फील्ड है या खेती लायक जो ज़मीन है उनको भी फोर्टिफाइड एरिया के अंदर ही ले लिया, ताकि अगर कोई बाहर से आके सीज करता है, घेराबंदी करता है, तो वो बाहर ही रहे, 2 साल 10 साल 20 साल कितने भी साल गुजर जाए, और जो विजयनगर की जनता है उनको उस फोर्टिफाइड एरिया के अंदर ही खेती करके उनको अनाज की जो भरपाई थी वो पूरी की जा सके। इस सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वेंड अराउंड द इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स। जो सेकेंड लाइन या दूसरी पंक्ति थी वह शहरी केंद्र के जो आंतरिक भाग था, शहरी केंद्र का जो आंतरिक भाग था उसके चारों ओर तक जाती थी। ये थर्ड लाइन सराउंडेड द रॉयल सेंटर। और तीसरी जो लाइन थी वह रॉयल सेंटर को, यानी जो राजकीय या शाही केंद्र था, उसको घेरे हुए थी। विद इन विच ईच सेट ऑफ मेजर बिल्डिंग्स वाज सराउंडेड बाय इट्स ओन हाई वॉल्स। जिसके अंदर जो भी मुख्य बिल्डिंग्स थी या जो भी मुख्य भवन थे वो खुद के बड़ी जो दीवारें थी उससे भी अच्छे से घिरी थी। तो उनकी खुद की भी दीवारें थी, इसके अलावा जो फोर्टिफाइड एरिया था उसकी भी खुद की जो 7 वॉल्स थी उनसे भी वो अच्छे से घिरे हुए थे। द फोर्ट वाज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स लीडिंग टू मेजर रोड्स। अब जो किले थे उसके अंदर
सुरक्षित प्रेस द्वारों के द्वारा ही घुसा जा सकता था। मतलब वहाँ घुसने के लिए वेल गार्डेड मतलब सुरक्षित प्रवेश द्वार होते थे, ठीक है, जो कि मुख्य सड़कों से जाके मिलता था। गेटवेज वर विद डिफाइंड आर्किटेक्चरल फीचर्स, और जो उस समय के गेटवेज जिसको गोपुरम भी कहा जाता था, गेटवेज जो उनकी मुख्य विशेषता ये थी कि उनकी स्थापत्य कला बड़ी विशिष्ट होती थी। द आर्च ऑन द गेटवेज लीडिंग इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज वेल एज द डोम ओवर द गेट इज़ रिगार्डेड एज टिपिकल फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्किश सुल्तान। जो गेटवे होता था वो विशिष्ट स्थापत्य शैली वाला होता था, और जो आर्च या मेहराब जो होते थे प्रवेश द्वार के ऊपर होते थे वो फोर्टिफाइड सेटलमेंट के ऊपर के अंदर जाने के लिए वो जो गेटवे होते थे उनका प्रयोग करते थे। उनके ऊपर आर्च या मेहराब बने होते थे, ठीक है। फिर एज वेल एज द डोम ओवर द गेट, इसके अलावा उसके ऊपर डोम या गुंबद भी होता था, ठीक है। तो इनको क्या माना जाता था? डोम ओवर द गेट इज़ रिगार्डेड एज टिपिकल फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर, मतलब स्थापत्य कला की एक विशिष्ट विशेषता मानी जाती थी, जो कि शुरू की गई थी टर्किश रूलर्स के द्वारा या टर्किश सुल्तान्स के द्वारा, तुर्की के सुल्तानों द्वारा ऐसी स्थापत्य शैली का विकास किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है द अर्बन कोर, शहरी केंद्र। आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड रोड्स विद इन द सिटी एंड दोज लीडिंग आउट फ्रॉम इट। आर्कियोलॉजिकल का मतलब पुरातत्ववेदा, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पुरातत्ववेदाओं ने अध्ययन किया था किसका? सड़कों का, जो कि शहर के अंदर जाती थी, और उन सड़कों का भी जो शहर से बाहर निकलती थी, ठीक है। शहर के अंदर जाने वाली और शहर से बाहर निकलने वाली सड़कों का, दोनों का अध्ययन किया था। दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय ट्रेसिंग पाथ्स थ्रू गेटवेज एंड फाइंड्स ऑफ पेमेंट्स। अब इनका उन्होंने किस तरह से पहचान किया कि जो गेटवे से बाहर निकलती थी और जो पेमेंट या पगडंडी होती थी, उनसे भी उन्होंने पता लगाया सड़कों के बारे में। Moving along roads leading into the urban core, there is little archaeological evidence of houses of ordinary people. तो हम सड़कों के किनारे हम जब आगे चलते हैं शहरी केंद्र की ओर, तो हमें बहुत कम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है कि वहाँ किसी साधारण व्यक्ति का भी घर होगा। ऐसे सबूत हमें बहुत कम देखने को ही नहीं मिला, ठीक है। Archaeologists have found fine Chinese porcelain in some areas of the urban core. अब जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने अर्बन कोर के कुछ क्षेत्रों में परिष्कृत चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन भी पाए या उनको मिले हैं। They suggested that these areas may have been occupied by rich traders. उन्होंने ये सुझाव दिया कि ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर अमीर व्यापारी लोग रहते थे, वो लोग ही ऐसे परिष्कृत जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं उनका प्रयोग करते होंगे। टॉम्ब्स एंड मॉस्क्स लोकेटेड हियर हैव डिस्टिंक्टिव फंक्शंस। तो जो मकबरे और जो मस्जिद यहाँ मिले हैं उनके कोई विशिष्ट कार्य होंगे। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ विजयनगर एम्पायर लिव्ड इन ऑर्डिनरी हाउसेस। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो साधारण व्यक्ति होते थे वो अपने साधारण घरों में रहते थे। This is how the 16th century Portuguese traveler दुआर्ते बारबोसा described the houses of ordinary people। और किस तरह से पुर्तगाल का जो ट्रैवलर आया था दुआर्ते बारबोसा, उसने 16वीं सदी में वहाँ के साधारण लोगों के घरों के बारे में क्या कहा? देखिए, फील्ड सर्विस indicate the wells, rainwater tanks and temple tanks of the various small shrines scattered throughout the urban core might have served as sources of water for ordinary dwellers। कि फील्ड सर्वे ये बताते हैं, हमें यह संकेत देते हैं कि जो कुएं हैं या बरसाती पानी वाले जो टैंक या जलाशय या तालाब है, ठीक है, इसके अलावा मंदिरों के आसपास जो टैंक होते थे, ठीक है,
मंदिरों और जो छोटे छोटे जो पूजा स्थल होते थे वो चारों तरफ विजयनगर के जो शहरी केंद्र था उसके चारों तरफ फैले हुए थे। ठीक है। और इनका उपयोग जो विजयनगर एम्पायर के जो साधारण नगर निवासी थे उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता होगा अपने दैनिक जीवन में पानी का प्रयोग करने के लिए। ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शाही केंद्र या राजकीय केंद्र। द रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। जो शाही या राजकीय केंद्र था वो विजयनगर के जो मुख्य सेटलमेंट थी उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। इट इंक्लूडेड 60 टेम्पल्स, और इस रॉयल सेंटर में या राजकीय केंद्र में 60 मंदिर थे। द पेट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स वाज इम्पोर्टेंट फॉर रूलर्स। अब विजयनगर के शासकों के लिए भी मंदिरों को संरक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण था, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद द डिवाइनिटीज़ हाउस्ड इन द श्राइन्स। क्योंकि वो विजयनगर के शासक भी अपने शासन को भगवान के साथ या ईश्वर के साथ जोड़कर देखना चाहते थे, जो कि वहाँ के मंदिरों में स्थापित थे। तो वो खुद वहाँ के रूलर चाहते थे कि हम विजयनगर के जो स्थानीय देवता थे या लोक जो उनके संरक्षक देवता थे, तो उनकी सत्ता या उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे, जिससे कि वो अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ सके। इसीलिए वे उनको संरक्षण भी देते थे। अबाउट 30 बिल्डिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस। और अर्बन कोर में या रॉयल सेंटर में लगभग 30 भवन पहचाने गए हैं जो कि पैलेस के रूप में या महल के रूप में जाने जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टेम्पल्स एंड सेक्युलर बिल्डिंग्स was that temples were constructed entirely of masonry ways, whereas materials used in the secular buildings were perishable. अब जो वहाँ के जो मंदिर थे और जो दूसरी सेक्युलर बिल्डिंग्स थी या दूसरी धर्मेतर भवन थे, उन दोनों में अंतर ये था कि जो वहाँ के जो मंदिर थे वो पूरी तरह से मेसनरी में मतलब ये जो चिनाई का काम जो होता था, है ना, चिनाई की सामग्री या राजगीर की जो सामग्री थी उस तरीके से बनाया गया था जो जल्दी से ख़राब नहीं होता था। वेयरएज मटेरियल्स यूज इन सेक्युलर बिल्डिंग्स वर पेरिशेबल। इसके अलावा जो धर्मेतर भवन थे, मतलब जो मंदिर या धार्मिक भवन नहीं थे, ऐसे भवन पेरिशेबल थे, मतलब ऐसी चीज़ों से बने हुए थे जो जल्दी ही ख़राब हो जाते थे या फिर उनमें जल्दी ही कुछ विकार पैदा हो जाता था या जल्दी ही ऐसे भवन टूट सकते थे। ठीक है। तो बच्चों आपको आशा है ये टॉपिक भी समझ आया होगा। बचे हुए टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।